Question number 6. Exercise 9.1 का question number 6 हमें करना है. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ठीक है, तो यहां से एक बिल्डिंग है, obviously ground level, right? And it says a 1.5 meter tall boy. तो जो बॉय है या जिस भी हम साथ में उसकी बात कर रहे हैं या बिल्डिंग होती है जो भी होता है बॉय, उसकी हाइट सिग्निफिकेंट है. सो द बॉय इज 1.5 मीटर टॉल और यहां से बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल. तो हम लिखेंगे ए बी इज द बॉय of height 1.5 meter. CD is building of height 30 meter. The angle of elevation from his eyes. Boy की आई से यहाँ पर angle of elevation तो obviously वो ऊपर देख रहा होगा. The angle of elevation of the boy from his eyes to the top of the building. To the top of the building. Elevation है तो obviously एक लाइन ड्रॉ हुई होगी पैरेलल टू द बेस और ये एलिवेशन बना एंड दिस एलिवेशन इज 30 डिग्री. ठीक है, तो मैं लिखूंगी एंगल CAE which is angle of elevation. Angle CAE is equal to 30 degrees. Right? The angle of elevation increases from 30 to 60 as he walks towards the building. So now this boy walks towards the building. तो वो थोड़ा सा कुछ आगे जाता है और वो कुछ आगे जाने के बाद जब फिर बिल्डिंग को देखता है तो now he has to see at an angle of 60 degree. ठीक हो गया? पास जाकर हमें अपना जो एंगल है वो इंक्रीज करना पड़ेगा to see the top of the building. So as he moves towards the building, the angle of elevation increases from 30 to 60 degree. Clear हो गया? तो यहाँ से E इस पॉइंट को F नेम दे देते हैं और ये पॉइंट आ गया G. क्लियर हो गया? सो दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास है एंगल CFE is equal to 60 degree. Let's say find the distance he walked towards the building. Let the distance the boy walked. ठीक. Is equal to x meters. तो वो हो जाएगा therefore AF is equal to x meters. ठीक हो गया? AF is equal to x meters. अगर AB 1.5 है तो AB के साथ और 1.5 कौन सी हाइट होगी? ED और एक FGB है ना? ED and FG. तो ये आ जाएगी 1.5 मीटर. समझ में आ गया सबको ये? ठीक है ना? और जो ट्रायंगल्स हमारे पास बनेंगे ऑब्वियसली BG और GD, AF और FE पर अगर उसे लेना है तो हम ले सकते हैं. यहाँ तक लिख लिया सबने? You want time to write down? इतना समझ में आ गया? हमें करना क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा दो एंगल्स दिए होते हैं. उन दो एंगल्स के साथ जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ट्रायंगल्स राइट एंगल वाले, वो हम चेक करेंगे एंड देन विल अप्लाई द रेशियोज. पार्ट लिख लिया इतना? मैम बस ये एक लास्ट लाइन रहती है. समझ में आ गया कि नहीं? यस मैम, ये इतना आ गया. ठीक. फिर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AEC. ठीक है, 30 डिग्री वाला मैंने पहले लिया. CE अपॉन AE इज इक्वल. मैम पर ये जो दूर वाला एंगल है वो 30 क्यों और वो 60 क्यों सामने वाला? बेटा जितना आप स्टीप होते रहोगे, हाँ गिवन है तो ठीक है. एक वैसे भी देखना. ठीक है, यू आर स्टैंडिंग हियर. आपका ये एंगल बड़ा होगा या ये वाला एंगल? बताओ. अच्छा चलो
तुम्हें अगर बिल्कुल एक सबसे ऊपर चीज तुम्हारे बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट, मतलब तुम्हारे ऊपर हो चीज, तुम्हें उसे देखना होगा, तो तुम्हें अपनी गर्दन कितनी घुमानी पड़ेगी ऊपर को? 90 डिग्री ज्यादा घुमानी पड़ेगी। ज्यादा हाँ जी। घुमानी पड़ेगी, है ना? तो आप जितना किसी ऑब्जेक्ट से दूर होते हो, उसे देखने के लिए आपको एंगल उतना ही छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये देखो, यस मैम, आ गया, समझ आ गया। ये समझ आ गया? चलो, tan 30 डिग्री आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सीई की लेंथ कितनी होगी? सीडी हमारे पास था 30 मीटर, डीई है 1.5 मीटर, तो व्हाट इज सीई? 30 माइनस 1.5, 28.5 मीटर। 28.5 एई की लेंथ हमें निकालनी है, एंड tan 30 होता है 1/√। तो यहां से एई कितना आ गया? 28.5 √3 मीटर्स। यहां तक समझ में आ गया? लिखना है तो अभी टाइम लेकर लिख लो, या पहले क्वेश्चन देख लिया अगर, उसके बाद कैन टेक टाइम टू राइट। अगर साइड बाय साइड लिख रहे हो ठीक है, कंफर्टेबल है, तो इट्स ओके। अब इसके बाद दूसरा ट्रायंगल लेंगे। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल CEF, छोटे वाला ट्रायंगल देखो 60 वाले एंगल के साथ, ट्रायंगल CEF। और इसमें हमें बनानी है tan की रेशियो CE अपॉन EF इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। CE वही 28.5, EF हमें निकालना है tan 60 कितना होता है? √3। सो EF की लेंथ कितनी आ जाएगी? 28.5 बाय √3। फिर हो गया इतना। आपने AE की लेंथ निकाली थी 28.5 √3, EF की लेंथ आपने निकाल ली 28.5 डिवाइडेड बाय √3 मीटर्स। हमें निकालनी है डिस्टेंस ही वॉक्ड, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ AF। हाँ, वो भी करेंगे। 28.5 √3 माइनस 28.5 बाय √3। इतना क्लियर हो गया? पार्थ एंड महक समझ में आ गया है? यस मैम। यस मैम। अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है? इस वाली रेड वाली इक्वेशन को पूरा हमें सॉल्व करना होगा एंड तक। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू रैशनलाइज दिस एक्सप्रेशन। 28.5 बाय √3 को रैशनलाइज करना होगा। एक चीज अगर आप और रियलाइज करोगे, 28.5 सम ऑफ डिजिट्स क्या है? 28.5 के 15 डिविजिबल बाय 3 है, तो इसको रैशनलाइज करना हमें बेनिफिशियल ही रहेगा। ठीक है, वैसे भी करना होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम रैशनलाइज करते हैं तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू √3 बाय 3। ठीक है, और जब इसको रैशनलाइज करेंगे, सब कैंसिल करेंगे, तो ये बन जाएगा 9.5। तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, कितना आंसर आ जाएगा? 19 √3 meters. So the distance the boy has walked towards, तो ये जो डिस्टेंस वो यहाँ पे खड़ा था 30 डिग्री का एंगल देखकर, उसे अपना जो टेलीस्कोप था उसे 30 डिग्री के एंगल पे एडजस्ट करना पड़ा। So when he moves, तो उसका टेलीस्कोप 60 डिग्री पे एडजस्ट हुआ, तब जाकर उसको टॉप ऑफ द बिल्डिंग दिखा। तो डिस्टेंस he has covered is 19 √3। √3 की वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसलिए हम यहीं पे छोड़ देंगे। जहां पे लिखा होगा ना ब्रैकेट्स में इक्वेशन के साथ √3 is equal to 1.73, तो आपको यहाँ पर 19 into 1.73 करके फाइनल आंसर निकालना होगा। समझ में आ गया? तभी करना है जब हमें दिया हो, सब्जेक्टिव पेपर है तो सॉल्व करना होगा हमें। इतना क्लियर हो गया हमें? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। एवरीबॉडी इज डन? लिख लिया इतना?
टाइम लो, लिख लो। Yes, ma'am. लिखा होगा इसमें कि नहीं? अच्छा बताओ, पढ़ रहे होगे कि नहीं? है माधव नहीं आया आज, क्या हो गया? दीक्षित, पुष्कर, पूरब, आयान, महक, हर्षिता नहीं आई, पानव नहीं आया, पार्थ इज हियर, केशव नहीं आया। क्या हुआ, टेस्ट है कोई आज आपका? मैम हर्षिता की तो फेयरवेल है। अच्छा, और पानव? मैम पानव मैम देवदास। देवदास क्यों? क्यों, क्या हो गया? नहीं मैम, बस मुझे उससे फीलिंग आती है देवदास की तरफ, बस इसीलिए। अच्छा, तुम्हें फीलिंग आती है, अच्छा तुमने उसे देवदास बोल दिया, कोई रीजन तो होगा। अच्छा, माधव के बारे में बता दो, उसके बारे में पता होगा। क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर ड्रॉ करो अगर देखो। और केशव क्यों नहीं आया वो भी बता दो। मैम मैथ से नफरत है उसको। केशव को? अच्छा, हमारा रिजल्ट नहीं आएगा क्या? नहीं। क्यों? आना तो है ही है, नहीं आया तो क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 7। From a point on the ground, the angles of elevation of the top and bottom of a transmission tower fixed. Point on the ground है, तो एक ग्राउंड लेवल पे आपने पॉइंट रखा है, ठीक है? दिस इज योर ग्राउंड लेवल। ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter high building. So there is this 20-meter high building. उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है, ठीक है? So from a point on the ground, the angle of elevation of the top and bottom of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. जब एलिवेशन कहाँ है ना, कुछ नहीं है, ये ठीक हो गया? So this is point on the ground. AB is the building. बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मैंने लिखा AB is the building of height 20 meter. BC is the transmission tower of height, let us say h meters. तो ये BC जो है h मीटर आ गया। अब पार्थ आपको बताना होगा कौन सा एंगल 30 डिग्री है, कौन सा 60 है। देखो दो एंगल्स बन रहे हैं नीचे देखकर ना। एक बार तुमने बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर देखा, एक बार उसके ऊपर कोई पतंग सी लटकी हुई थी, तुमने कहा वो देखते हैं, वो देखो वहां पे ऊपर उसके काइट है, यही होता है, वो देखो वहां काइट है। अब काइट का सीजन भी आ गया हमारा, है ना? हाँ मैम ये मैम इसका जो एंगल होगा वो कहाँ पर, नीचे पी पर बनेंगे दोनों? हाँ, क्योंकि एलिवेशन लिखा हुआ है। मैम वो नीचे वाला होएगा। मुझे एंगल का नाम बताओ। अच्छा मैं दो नाम बताती हूँ, मुझे बताओगे एंगल CPA, एंगल BPA। एंगल CPA होएगा 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। क्यों होगा 60, क्यों होगा 30? क्योंकि वो बड़ा है और ये छोटा है। सबसे बड़ा लॉजिक, सबसे इजी लॉजिक है, कुछ नहीं सोचना। उसने वैसे भी कहा है टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, सॉरी 45 और 60 का है, तो 45 ले लगाओ, ठीक है? 30 डिग्री नहीं है, ये 45 डिग्री है। क्लियर हो गया इतना? एट द टॉप आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बॉटम एंड टॉप, बॉटम पे 45 डिग्री, ऊपर 60 डिग्री एंगल बन रहा है। क्लियर हो गया? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमने ले ली हाइट ऑफ द टावर h, ठीक है? अब ले सकते हो लेट AP इज इक्वल टू x मीटर्स। हमें पूछा नहीं है, लेकिन अगर हमें AP रखना है तो AP रख सकते हो, इसको सपोज भी कर सकते हो। कौन सा ट्रायंगल पहले लेंगे? इन ट्रायंगल BAP है ना? BPA। BPA से अच्छा BAP लिख दे, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा।
ठीक है, तो AB अपॉन AP इज इक्वल टू क्या रेशो आ जाएगी, tan 45 डिग्री। ठीक है, तो AB कितनी वैल्यू थी 20, AP कितना है हमें निकालना है, और 45 दिया और सबसे अच्छा एंगल होता है, ये बहुत अच्छा एंगल होता है, tan 45 होता है, राइट। तो क्या होगा ये AP इज 20 मीटर। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया, AP की लेंथ आ गई 20 मीटर। फिर हमें लेना दूसरा ट्रायंगल, कौन सा लेंगे, CAP। ठीक है, वहां लिखेंगे CA अपॉन AP, क्या बन जाएगा tan 60 नहीं tan 60। ठीक है, CA अपॉन AP मैंने रेशियो को फिक्स किया हुआ है, वहां मोपी मत को, उसका +8 -8 पता है ना, हाँ वो ही नहीं होता। CA अपॉन AP इज tan 60, CA अपॉन AP इज tan 60। CA क्या है, अभी क्या लिखोगे, मैंने कहा ना सब्जेक्टिव पेपर है, लिखते रहोगे 60, अब आप भी लिखोगे 60 20 + h/20। हाँ, और tan 60 कितना होता है, कितना चीज पड़ रहा है ना, 1/√3। नहीं √3। जवाब तो दे रहा है, शुक्र करो। x + 20 इज इक्वल टू 20 √3। तो h की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास आ गई 20 √3 - 20, जिसमें से आप 20 कॉमन लोगे, √3 - 1 मीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ दिस ट्रांसमिशन टावर। ये जो ट्रांसमिशन टावर है ऊपर, इसकी हाइट है 20 × √3 - 1। √3 की वैल्यू दी होगी, अगर ब्रैकेट्स में मेंशन किया होगा क्वेश्चन में, तो आप √3 की वैल्यू पुट करोगे, वो 1.732 भी हो सकती है, वो 1.7 भी बोल सकते हैं, 1.73, कुछ भी वैल्यू दी हो, जो दी हो यहाँ पुट करोगे, -1 करोगे, उससे मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिख लिया सबने, लिख लिया तो देख, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर दो, रह गया लिख लो, हो गया, नहीं लिख लो आराम से लिखो। पार्थ, महक लिख लिया, यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। पार्थ तो कल कॉपी चेक करवाएगा अपनी, है ना, कितने अच्छे से लिख रहा है आज, पहली बार। हाँ ऑफलाइन, वाह, करो करो भाई, हम देखेंगे, सब देखेंगे। कैमरा ऑन किया था, किसका कैमरा ऑन हुआ है, इसका तो ना पिन करना चाहिए, रुको तो पढ़ तो सही बात है ये, वाह वाह, या तो आज मैं बड़े अच्छे से लिखवा रही हूँ तुम्हें, या तुम बड़े अच्छे मूड में हो पार्थ, घर में बैठे तुम ऐसे पढ़ाई कर रहे हो, पर कल से नहीं मैम, बस मेरा पढ़ने का तो मूड था, पर आने का मन नहीं था, ठंडी बहुत ज्यादा है। ठंडी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ऑनलाइन का फायदा देखो हम उठा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर, कल आ जाना, कल ठंड जाए जितनी मर्जी हो, नहीं तुम पढ़ो। A statue 1.6 meter tall, इस सर्दी में कुछ नहीं होने वाला तुम्हें। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal, ठीक है, नीचे स्टैचू का बेस जो हो, फिर ऐसे जैसे एक टेबल रखा होता है, उसके ऊपर आपने कोई डेकोरेशन का पीस रख दिया हो, जैसे ये देखो यहाँ, इसके ऊपर हमने यहाँ टेबल रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने अपनी सेंट्रल कॉर्ड रखी है, ठीक है, तो वो पेडेस्टल हो गया, उसके ऊपर एक स्टैचू पड़ा है। The statue 1.6 meter tall, एक स्टैचू है 1.6 meter tall, it stands on the top of a pedestal। तो एक पेडेस्टल हमारे पास है, ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल होगा, ठीक है, एक पेडेस्टल है ये, और इसके ऊपर स्टैचू रखा हुआ है 1.6 मीटर टॉल। चेंज कर लेते हैं, दिस इज द स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ठीक हो गया। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue। तो यहां से आप चेक करते हो टॉप ऑफ द स्टैचू को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड is 60 degree, and from the same point, angle of elevation of the top of the pedestal, this is top of pedestal, angle of elevation is 45 degrees, ठीक है।
तो दो एंगल्स दिए हैं। एक बार आपने स्टैचू देखा ऊपर, दिस इज ए, लेट मी से बी एंड सी। ए बी इज स्टैचू ऑफ हाइट कितनी दी हुई है, 1.6 मीटर। AB is statue of height 1.6 meter and BC is the pedestal of height, let us say h meters. हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड P लिखा, तो एंगल APC है, एंगल BPC है। व्हाट इज एंगल APC? फ्रॉम द पॉइंट to the top of the statue। हाँ वासु बताओ, एंगल APC कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। हाँ, एंगल BPC 45 डिग्री। So my figure is not to scale। ये एंगल 45 का दिखने में बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन फिर भी फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। तो ये दिए हुए हैं एंगल्स ऑफ एलिवेशन। मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि जहां एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा आपको दूसरा से शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल BPC is 45 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। तो लेट ले सकते हो CP is equal to x मीटर्स। फिर हमें क्या करना है, दो ट्रायंगल्स बनते हैं। कौन कौन से? एक बना राइट एंगल। बस सारे क्वेश्चन पिछले वाले की तरह ही निकलेंगे इसमें, बस आपकी फिगर बननी चाहिए। द मोमेंट योर फिगर इज रेडी, हाफ ऑफ योर क्वेश्चन इज डन। मैम पेडेस्टल क्या होता है? बेटा जैसे हमने किसी स्टैचू, किसी भी शो पीस को रखना होता है, बड़ा सा कोई स्टैचू सा हो, उसको एक हाइट पे रखना है, तो जो उसके नीचे टेबल रखा, सेंटर टेबल के ऊपर नहीं रखे होते, है ना? सेंटर टेबल के ऊपर स्टैचूज पड़े होते हैं ना, या कोई डेकोरेशन पीसेस पड़े होते हैं। Yes, सेंटर टेबल बिकम्स द पेडेस्टल, उसके ऊपर रखा होगा स्टैचू। जैसे कि आपके स्कूल में डायस नहीं होते, टीचर का जो वो होता है, डायस होता है, नहीं डायस नहीं, वो जो प्लेटफॉर्म होता है, रेस प्लेटफॉर्म, है ना, तो उसके ऊपर अगर हम कोई स्टैचू रख दे तो वो पेडेस्टल बन जाता है। ग्राउंड लेवल से एक ऊंचे पर हमने कुछ चीज रखी और उसके ऊपर अपने डेकोरेशन पीस को रख दिया, दैट इज योर पेडेस्टल। BC upon CP is tan 45, BC is H, CP हमें X दिया है, tan 45 1, और यहाँ से आ जाएगा H इक्वल टू X, ठीक है। फिर कौन सा ट्रायंगल लेंगे इसके बाद? इन ट्रायंगल ACP। तो वी हैव AC अपॉन CP, इसके इक्वल आ जाएगा tan 60 डिग्री। तो AC होगा 1.6 प्लस H अपॉन CP कितना है, X इज इक्वल टू tan 60 √3। अब X और H हमारे सेम थे, ठीक है ना, तो यहाँ पर we will substitute the value of X 1.6 plus H by H, और यही हमें डिस्टेंस निकालना होता है ना, फ्रॉम द बिटवीन द पॉइंट एंड द बॉटम ऑफ द पेडेस्टल। तो मैं X को सब्स्टिट्यूट नहीं करती, H को करती। आपको देखना है आपको निकालना क्या है, हमें हाइट निकालनी थी, इसीलिए मैंने X को रिप्लेस कर दिया H के साथ, ठीक है। तो 1.6 प्लस H इज इक्वल टू √3H। अब इसके बाद क्या करेंगे, H को इकट्ठा लेकर आएंगे, वेरिएबल को इकट्ठा करना है, इज इक्वल टू √3H माइनस H, और यहां से H कॉमन √3 - 1। इतना क्लियर हो गया? ये आ गया ना हमारे पास, यहां तक समझ में आ गया। H इंटू √3 - 1 इक्वल्स टू 1.6। अब H क्या होगा, 1.6 बाय √3 - 1, 1.6 अपॉन √3 - 1। अब क्या करेंगे इसके बाद, रैशनलाइज। या फिर 9th का काम है, √3 + 1 √3 + 1। Another benefit of rationalizing is 1.6 जो है वो क्या है, इवन नंबर, और √3 - 1 का रैशनलाइज करने के बाद आंसर क्या आएगा, 3 - 1 2, √3 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे 2 आ गया। इसीलिए भी हमारा रैशनलाइजिंग हमें बेनिफिशियल ही होगा अगर हम उसको कर देते हैं, नंबर एक अच्छा सा इजी सा एक फॉर्मेट में आ जाएगा। जब हमने रैशनलाइज किया तो इट विल बिकम
1.6 into √3 plus 1 upon 3 minus 1. यहां तक समझ में आ गया? ठीक है ना? a minus b, a plus b, a square minus b square, √3 का होल स्क्वायर minus 1, 3 minus 1, 2, राइट? तो अब आपका ये बन गया, यार अब कर दो ये थोड़ा सा ऊपर, तो हमारे पास बन गया 1.6 into √3 plus 1, 1.6 into √3 plus 1 divided by 2. यहां से कट जाएगा 0.8. So height of the pedestal is 0.8 into √3 plus 1 और साथ में लिखोगे meters. 0.8 into √3 plus 1 मीटर. अगेन अगर आपको √3 की वैल्यू दी होगी तो इसको मैम करोगे. हाँ जी मैम, अगर 1.6 को मल्टीप्लाई करते हैं √3 plus 1 से तो फिर वो 1.√3 plus 1.6 बनेगा ना? 1.6 √3 plus 1.6. हाँ जी बिल्कुल. तो फिर इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं 0.8 √3 plus 1.6. नहीं बेटा, तब जो 2 है वो 1.6 को भी तो काटेगा. आप कह रहे हो इस तरह से 1.6 √3 plus 1.6, नीचे 2 भी तो है ना? 2 दोनों के साथ था, एक के साथ थोड़ी ना था. यस मैम, इसीलिए उसने फिर 0.8 को ही कट किया बस. नहीं बेटा, दूसरे को भी तो कट करेगा कि नहीं? मतलब इसको वो तो मल्टीप्लाई ना भी करो तब भी चलेगा. वो जो कह रहा है वो गलत है. वो ये कह रहा है कि बस इसको कट कर दो. क्यों बेचारा ये वाला कहाँ गया? हाँ पर मैम वो तो एडिशन में है, वो कैसे कट होएगा? तो बेटा एडिशन में तभी तो कट होगा. अगर एडिशन में ना होता तो फिर तो कट होता ही ना. एडिशन में है तभी कट होगा. अगर मल्टीप्लाई में होता तो एक ही को कट करते. ओके. ये जो देखो ना, ये जो आपका 1.6 √3 प्लस 1.6, ये 2 जो है ना, ये प्लस साइन है बीच में. ये 2 जो है ये आपका डिनोमिनेटर एलसीएम लेने के बाद आया होगा दोनों नंबर्स के साथ. जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो कुछ इस तरह से होगा. मतलब तुम चाहते हो कैसे लिखो 1.6 √3 by 2 प्लस 1.6. ठीक है? मतलब तुम कहते हो कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है. ऐसा है? नहीं. हाँ नहीं कॉमन लेके करो चाहे ना करो, लेकिन ये जो चीज तुम करते हो हमेशा, मतलब दिस इज अ कॉमन मिस्टेक जो आप करते हो, ये गलत है. जब भी आपके पास ऊपर टर्म्स प्लस में या माइनस में होती है तो यू ऑलवेज टेक आउट कॉमन एंड देन सब्ट्रैक्ट एंड देन कैंसिल आउट द डिनोमिनेटर. जो भी कुछ कॉमन निकलता है, नॉट बिफोर दैट. तो यहाँ पर अगेन आई रिपीट, अगर √3 की वैल्यू दी होगी +1 करोगे और फिर 0.8 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे, वरना दिस इज द फाइनल आंसर. इसको आगे सॉल्व नहीं करना. अपने आप से बहुत टाइम है, वेले बैठे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैम बाहर जाने दे नहीं रही है, पेपर सबमिट कर नहीं सकते हो क्योंकि मैम ने एक्सेप्ट करी, बैठना ही है, तब बैठकर ये काम कर लेना. ठीक है? टाइम पास. हाँ बिल्कुल. जब आपसे पूछा ही नहीं गया है तो प्लीज मत करना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी वो कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो अच्छा खासा आंसर आपने नंबर गलत करवा लेते हो कि आंसर आपने लिख दिया मल्टीप्लाई करके पर वो गलत लिख दिया. तो वो सब मत करो, जरूरत ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन 8, 9, 10 ऑनवर्ड्स, या वो ट्री वाला क्वेश्चन होता है वो आता है. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 से हाँ ब्रोकन ट्री वाला. हाँ जी. The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower. देखो इसमें अब दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग एक टावर. ठीक है? एंगल ऑफ एलिवेशन बना है कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर. तो एक टावर, ये बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बन रहा है? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग. ठीक. कौन सी टावर होगा, कौन सा, मतलब बड़ी कौन सी होगी, छोटी कौन सी? क्या हो गया रहा है, एक तरफ आप खड़े हो, यहां से बिल्डिंग को देख रहे हो आइदर वे, और एक तरफ से खड़े होकर टावर को देख रहे हो. ठीक है? तो क्वेश्चन इज, आपने देखा टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, द एंगल कम्स आउट टू बी 30 डिग्रीज.
30 डिग्री ये वाला एंगल होगा। बिल्डिंग ये होनी चाहिए, टावर लंबा कौन सा होना चाहिए? बिल्डिंग को देखने के लिए एंगल फुट से टावर से जो बन रहा है वो है 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली बिल्डिंग बड़ी होगी। एंगल देखो, फ्रॉम ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, और बिल्डिंग के फुट से अगर आप टावर को देखते हो तो 60 डिग्री नहीं, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर बड़ा हुआ, हाँ बिल्कुल ठीक है। टावर बड़ा हुआ क्योंकि आपने ज्यादा ऊंचा देखना है तो जितनी गर्दन ऊंची होगी, इसने बिल्कुल सही दिया था, है ना? तो यहाँ से 60 डिग्री, और फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप फुट ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, कौन सा बड़ा है कौन सा बड़ा है, वैसे फर्क इसमें नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एंगल ऑफ अ बिल्डिंग एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। बिल्डिंग के टॉप को देखना है फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ठीक हो गया, राइट? इसमें फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा लंबा है कौन सा छोटा है, आप जैसे मर्जी बना सकते हो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर आपने 30 डिग्री के एंगल पर एक चीज को देखा तो उसकी हाइट रिलेटिवली कम होगी, ठीक है? और दूसरे पॉइंट से, दूसरी बिल्डिंग के बॉटम से आपने टावर को देखा तो एंगल बना 60 डिग्री, तो वो टावर की हाइट थोड़ी लंबी होगी, तभी आपको 60 डिग्री के एंगल पे देखना पड़ा। बस इतना सा है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? तो हमें बिल्डिंग दिया हुआ है, टावर इज 50 मीटर हाई, सो AB इज द बिल्डिंग ऑफ हाइट h meters, CD is the tower of height 50 meters। ठीक है, ये हाइट है 50 meters। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एक हमारे पास बना है एंगल CBD 60 डिग्री, और एक एंगल है ADB 30 डिग्री, and these are angles of elevation। ठीक हो गया? हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। BD कॉमन है दोनों में, हाँ जी, ठीक है। तो पहले कौन सा ट्रायंगल लोगे? इन ट्रायंगल CDB ले लो, चलो CDB, क्योंकि हमें टावर की हाइट दी हुई है, ठीक है? तो रेशियो क्या बनेगी हमारी? CD अपॉन BD किसके इक्वल आएगा? CD अपॉन BD, tan CD अपॉन BD, tan 60। आंसर सही आएगा। CD is 50 अपॉन, जब तक एंगल सही दिए होंगे, टावर चाहे ये चाहे छोटा लो चाहे बड़ा लो वो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आपने 60 डिग्री टावर के साथ ये एंगल बनाकर लिया होगा तो आंसर आपका सही आएगा। हाँ ठीक, 50 अपॉन BD इज इक्वल टू tan 60 किसका इक्वल होता है? √3। So BD is 50 by √3 meters। फिर हमें क्या लेना है? कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल, ये वाला तो बड़े वाला ले लिया, कौन सा लेंगे? ABD, AB अपॉन BD किसके इक्वल आ गया? tan 30 1/√3। AB की लेंथ हमें निकालनी है, दिस इज 50 by √3 और tan 30 होता है 1/√3, तो ये √3 ऊपर आ जाएगा, √3 AB अपॉन 50 इज इक्वल टू 1/√3। कैंसिल नहीं होगा, जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3AB इज इक्वल टू 50।
इसमें बस इतनी ही सी चीजें ध्यान रखनी है। आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं आएगा, लेकिन ये सब चीजें होंगी ना, जब ये √3 कहाँ गया, वैल्यू ठीक नहीं लिखी, कॉट ले लिया, टैन ले लिया, तो मैंने हमेशा एक चीज सिखाई है कि टैन ही लेकर रखो, एक स्टेप फालतू आ जाएगा, रेशियो को चेंज मत करना, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स टैन या साइन या कॉस, डोंट गो फॉर कोसेकेंट। मतलब रेशियो फिक्स रखो और देखो रेशियो के साथ साइड्स कौन सी लोगे, ठीक है। tan 30 tan 60 दो ही चीजें हैं, tan 30 छोटा होता है तो 1/√3 होगा, tan 60 बड़ा होता है तो √3 होगा, एंड सो ऑन, यू कैन फाइंड। मतलब ये दो चीजें याद रखिए, 45 तो ऑब्वियसली इज 1, ठीक है। और सिर्फ आपके पहले के 3 क्वेश्चंस थे जिसपे साइन कॉस आपने निकाला था, चाहिए था, बाकी के सभी क्वेश्चंस में आप tan कॉट निकाल रहे हो, tan ही यूज कर रहे हो, समझ में आ गया। सो एवरी टाइम यू रिक्वायर tan रेशियो 60/30 याद रखना और इसको मल्टीप्लाई ठीक रखना, और यहाँ पर we'll write AB is 16 2/3 meters। 16.67 भी लिख सकते हो, 16 2/3 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? क्या होगा? क्यों नहीं निकाल सकते? अभी सर्कल पे ही खड़े हो तुम, अर्थ क्या है? सर्कल ही है, स्फीयर ही है, उस पे खड़े होकर तुम साइड देख रहे हो सब जगह से। नहीं हाँ। अगर हम किसी सर्कल पे खड़े हैं, सर्कल चीज पे खड़े कैसे हो गए? आपको खड़े होने के लिए पॉइंट तो चाहिए होगा, आपकी आईज थोड़ी सर्कल हो गई। सर्कल क्यों नहीं निकाल पाओगे बेटा? वो तो इमेजिनरी लाइन ही होती है, सर्कल से परपेंडिकुलर क्यों नहीं निकल सकता? आपकी लाइन ऑफ साइट देखो, तुम्हें देखना है तो तुम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके जा रहे हो। आपकी आई ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट देखो ना, यहाँ से खड़े होकर तुम सर्कल चीज, चांद को देखते हो, स्टार देखते हो, सन देखते हो, सर्कल पे खड़े होकर तुम सर्कल देख रहे हो। मैरी गो राउंड भी जब होता है, ऑब्वियसली इफ यू आर मूविंग इन सर्कल आल्सो, देन योर लाइन ऑफ विजन तो आपका बस मूविंग हो जाता है सर्कल में, लेकिन अगर आप स्टेबल होकर देखोगे तो लाइन तो स्ट्रेट ही होगी ना। क्वेश्चन नंबर 10, चलो 10th क्वेश्चन। Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meters wide. तो एक 80 मीटर वाइड रोड है, वाइड, एंड देयर आर 2 poles of equal height. क्या हो जाता है इसको इन बिटवीन? क्यों बीमारी करती है आप? है ना, यहाँ पे नोटिस रखूंगी, बिफोर एंटर करता है ना वहां से ही। चलो, 2 इक्वल हाइट्स के पोल, ये AB एंड CD। रोड इज 80 meters wide from a point between them. इन दोनों के इन बिटवीन कहीं एक पॉइंट है, between them the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30. तो पॉइंट एग्जैक्टली मिडिल में तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर पॉइंट है, एक पोल को देखा तो 30 डिग्री एंगल बनाए, और दूसरे पोल को देख रहे हो तो 60 डिग्री एंगल बनाए, ठीक है। सो दिस इज 60, दिस इज 30, दैट इज पॉइंट P. So BD is the width of the road, which is 80 meter wide, and then AB and CD are towers of equal height. निकालनी है of height, let me say h meters. P is a point on the ground, on the road. ये भी 90 डिग्री है, बिकॉज टावर है, 90 डिग्री पे ही खड़े होंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे विद द ग्राउंड। देन वी हैव एंगल APB। कितना होगा एंगल APB? एंगल CPD। एंगल APB कितना होगा? 60 डिग्री। एंगल CPD 30 डिग्री। दे आर एंगल्स ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही शो किया है, राइट। सो लेट आई से लेट BP is equal to x meters. BP की लेंथ ले ली मैंने x meters. So can you find the length of BP? समझ में आ गया? ये DP कितना हो गया? 80 minus x meters.
पूरी विड्थ हमें बीडी दी हुई थी 80 मीटर्स। इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। देखो ऐसा था, ये आपको पूरी विड्थ जो दी हुई है रोड की दी हुई है 80 मीटर्स, जिसमें से मैंने बीपी ले लिया एज x मीटर्स। तो आप ये जीपी को लिख सकते हो कि 80 में से x को माइनस कर दो। ठीक है, फिर से वही बात, दो ट्रायंगल tan 30 tan 60, घूम फिर के हम वही tan 30 60 पर ही आ जाएंगे। योर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आर फेयरली इजी, सिर्फ आपका डायग्राम आपको बनाना चाहिए बस। डायग्राम सही से बना लो, 70% आई से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बिकॉज फिर दो ट्रायंगल्स है, 30 60 पर ही हमें घूमना है, या 45। ठीक है, एनी अदर एंगल विल नॉट बी गिवन, कोई एंगल और नहीं दिया जाएगा। इन ट्रायंगल ABP, AB अपॉन BP किसके इक्वल है? tan 60। AB क्या है? H, BP क्या है? X, tan 60 √3। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा H इज इक्वल टू √3x। ठीक है, इसके बाद हम कौन सा लेंगे? इन ट्रायंगल CDP, तो CD अपॉन DP किसके इक्वल है? tan 30 1/√3। CDH DP 80 माइनस x 1/√3। बेटर क्या रहेगा? मैं h की जगह x पुट कर दूं, है ना? बेटर रहेगा h की जगह मैं √3x पुट कर दूं। सॉल्विंग अगर समझता है, इतना समझ में आता है, आइदर वे यू कैन डू इट, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन इजी वे मेरे लिए रहेगा पुट द वैल्यू ऑफ h इन टर्म्स ऑफ x just √3x अपॉन 80 माइनस x 1/√3। तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, 4x इज इक्वल टू 80। x को इकट्ठा किया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 meters. The point is 20 meters away from one tower. दूसरे टावर से कितना दूर है? 60 meters. ठीक है मैम, हाँ जी, बोलो। कुछ नहीं। तो हाइट ऑफ पोल्स, जो भी हमारा पोल है, ठीक है, पोल्स थे, मैंने टावर लिख लिया। हाइट ऑफ द पोल आ जाएगा √3x, तो √3 into 20, आंसर विल बी 20√3 मीटर। हाइट ऑफ द पोल लिखोगे 20√3, डिस्टेंस ऑफ द पोल और द पॉइंट था, इट्स 20 मीटर अवे फ्रॉम वन टावर एंड 60 मीटर अवे फ्रॉम द अदर टावर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स का है ना, तो एक पॉइंट से 60 मीटर दूर है, दूसरे से 20 मीटर्स। क्लियर हो गया? दोनों मीटर्स में, और आंसर आपका ये 3 आंसर्स होंगे इसमें। क्लियर हो गया? 20, 60 एंड 20√3। राइट, लिख लिया इतना? क्वेश्चन 11 नाउ। बस नहीं, 10 मिनट पड़े अभी। चलो, वैसे भी 34 पे तुम आते हो, कोई बात नहीं बच्चा, कर लो, छोटे से क्वेश्चन है। हाँ, तुम्हारे साथ मैं भी लिख रही हूँ, या तो ना मैं ओरली बोल कर तुम्हें देख रही हूँ, ऐसे करके लिखे हो, या साथ में लिख रही हूँ। हाँ जी, पार्थ और पार्थ एंड महक, तभी मैं बार बार याद करवा रही हूँ। अब एमसीक्यू खत्म हो गए, पिछली यादों से वापस आ जाओ। क्वेश्चन 11, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली। महक एंड पार्थ लिख लिया है? यस मैम। चलो, question 11, a TV tower stands vertically on the bank of a canal. एक टीवी टावर है on the bank of a canal, right? तो ये टीवी टावर एक बैंक पे, नदी सी है एक, है ना? नदी, कैनाल क्या हुआ? एक आर्टिफिशियल रिवर होगी, ठीक है? तो on the bank of a canal river, this is TV tower. From the point on the other bank, तो ये कैनाल की लेंथ हो गई, विड्थ हो गई। यहाँ से दूसरे पॉइंट से हमने from a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. So AB is the tower of height, let me say h meters. P is point on the opposite bank.
दूसरे किनारे पर। हाँ, सिर्फ समझा रही हूँ। हाँ हाँ, सी दिया तो अगर दिया ये C is a point on the opposite bank. Angle of elevation is 60 degree. When you from another point 20 meter away from this point, इस point से 20 meters आप दूर गए, ठीक है? Obviously अब नदी में तो नहीं जाओगे, D point आ गया, and from here the angle of elevation becomes 30 degree. Find the height of the tower and width of the river. So BC is the width of the river. Let BC be the width of the river और इसको हम ले लेंगे x meters. हाँ, x meters. x minus 30 कहाँ से आ गया? ठीक है, और AB आपने लिया है हाइट. हमें दोनों चीजें निकालनी है. तो इन ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ एलिवेशन भी लिख लो. एंगल ACB is 60 degree. Angle ADB is 30 degree. मैं ट्रायंगल पहले ले रही हूँ ABC. ठीक है, AB अपॉन BC किसके इक्वल आ गया? tan 60. AB is H, BC is X. tan 60 √3. तो H is equal to √3x. फिर दूसरा हमें क्या लेना है? इन ट्रायंगल, हाँ जी, उसमें AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री. H अपॉन BD कितना लिख लोगे? 20 प्लस x इज 1/√3. फिर मैं क्या करूंगी? H को √3x सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. 20 प्लस x इज इक्वल टू 1/√3. 3x is equal to 20 plus x, right? 2x is 20. x कितना आ जाएगा? 10 meters. और ये x क्या था? Width of the river. So width of the river आपके पास आ गया 10 meters. And height of the tower आ जाएगा 10√3 meters. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12. बस नहीं 12 करो बस, उसके बाद छुट्टी है. बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाओगे. घर से कर लेना. चलो 12. अब मैं कहाँ है? अभी करो, बैठ कर बंद करने पे निकाल करो. मैंने यहाँ 5 मिनट एक्स्ट्रा बिठा लेना. चलो क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इसके बाद कितना लिख लिया? महक एंड पार्थ लिख लिया बेटा? डन. चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12. पार्थ बेटा बता दो तुम बैठे हो कि नहीं? From the top of a 7-meter high building. मैम कर लिया मैम, वो मैसेज आया तो वो देख रहा था. हाँ मैसेज आया था वो देख रहे थे. From the top of a 7-meter high building, the angles of elevation of the top of a cable tower. From the top of a 7-meter high building, एक केबल टावर है. बिल्डिंग के ऊपर नहीं है, बिल्डिंग से खड़े होकर केबल टावर की तरफ देख रहे हो. From the top of a 7-meter high building, AB हमने ले लिया as building which is 7 meter height. Building of height 7 meters. यहां से top of the tower देखा तो angle of elevation comes out to be 60 degrees. यहां से बिल्डिंग से आपने टॉप ऑफ द टावर देखा, लेट मी से CD, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आया 60 डिग्री. CD इज द केबल टावर ऑफ हाइट H meters. ठीक है, और यहीं से आपने फुट ऑफ द टावर देखा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन
यहां से नीचे देख रहे हो, दिस इज लाइन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, दिस विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो हमारे पास आएगा एंगल CAE इज 60 डिग्री, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल EAD is 45 degree, angle of depression। क्लियर हो गया? ये 90 डिग्री है, यहां से ये भी 90 डिग्री है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, आपने ये 45 लिया है तो इसको भी 45 ले सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन सेम हो जाता है कि जहां से आप ऊपर से खड़े होकर नीचे देख रहे हो, वही नीचे से खड़े होकर ऊपर भी देख सकते हो, वही एंगल के साथ, ठीक है। लाइन ऑफ साइट वही रहेगी। तो नेक्स्ट इट सेज डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। तो लेट द हाइट ऑफ द टावर CD हमने रखा था BH मीटर्स, राइट। तो AE और BD सेम आ जाएंगे, लेट इट बी X मीटर्स, और DE की लेंथ कितनी हो जाएगी 7 मीटर्स, और CE कितनी हो जाएगी H माइनस 7 मीटर। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब ट्रायंगल्स कौन कौन से लोगे? AEC और AED, ठीक है ना। चलो जल्दी से कर लो। ट्रायंगल AEC, CE अपॉन AE इज tan 60 डिग्री। PE कितना निकाला है आपने H माइनस 7, AE X is equal to tan 60 √3, राइट। और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे इन ट्रायंगल AED, DE अपॉन AE is tan 45। तो सबसे इजी वाला हमारे पास आ गया, DE कितना है 7, AE कितना है X, tan 45 1, तो X की वैल्यू इक्वल आ गई 7 के। पुट दिस वैल्यू हियर, समझ में आ गया ये? H माइनस 7 बाय 7 इज इक्वल टू √3, H इज इक्वल टू 7 √3 प्लस 7। समझ में आ गया ये? 7 √3 प्लस 1 meters। Height of the tower is 7 √3, 7 into √3 plus 1। हाँ जी, अब जा सकते